व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न बीमारियों और उससे संबंधित जो दवाएं हैं उसके बारे में मैं इस पर जानकारी देते रहता हूं और ज्ञान इससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जो सही दवाई के सिलेक्शन में मदद मिलती है। लेकिन मेरा बार बार ये विनम्र अनुरोध होता है कि वह अपने मन से या चैनल देख करके दवा नहीं लें। दवा किसी सुयोग्य जो चिकित्सक है उसके निर्देशन में कराना चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि इनफर्टिलिटी से संबंधित जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उनमें से कैसे हम सेलेक्ट करें, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो दवाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन मतलब उसमें कुछ प्रमुख दवाइयाँ हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन दवाओं में से एक दो दवाई का सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि जब दवाई की संख्या होम्योपैथी के हिसाब से कम होती है तो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक दो दवाइयों से काम नहीं चलता है तो उस समय में अगर हम उस जो दवाई है अगर उसको स्किप करेंगे तो उससे हमको मतलब फ़ायदा तुरंत नहीं होगा। तो अगर मतलब जल्दी भी फ़ायदा कराना है, जल्दी फ़ायदा पहुंचाना है, साथ ही सटीक दवा का भी सिलेक्शन है, दवा भी कम होना चाहिए, तो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जो प्रचलित होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं तो उनमें मेडोरिनम, सल्फर, थूजा, सोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, ग्रेफाइटिस, सिपिया, पल्सटीला, कैलकेरिया फ्लोर, अराम्यूर नाइट्रा नाइट्रिस, बोरेक्स, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, नेट्रम कार, पल्सटीला, ये सब दवाइयाँ हैं। और जो मतलब जैसा कि इनफर्टिलिटी जो केस होता है उसके लिए सिर्फ एक महिला को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। तो अभी जो मैंने दवाइयों के बारे में चर्चा की तो ये दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पर काम करने वाली दवाइयाँ हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी का जो कारण होता है वो मेल मेंबर में भी कमी हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है या दोनों में ही कमी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको दवाई का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो मेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कौन सी दवाइयाँ देते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात है। तो मेल इनफर्टिलिटी का कारण होता है कि लो स्पर्म काउंट, लो मोटेलिटी, इसके अलावा कि कहीं टेस्टिस ही नहीं हो। तो कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। हाँ, टेस्टिस है और नीचे नहीं उतरा है तो उस कंडीशन में कई बार सर्जरी से लाभ होता है, लेकिन अगर पूरा ही अनुपस्थित हो तो उस मामले में फिर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन मतलब ये जो एस्पर्मिया का केस होता है जिसमें कि मतलब शुक्रकीट ही नहीं होता है तो उस मामले में दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, या कई बार मोटेलिटी भी सही है, स्पर्म काउंट भी सही है, उसके बावजूद भी मतलब जो इंटरकोर्स है वो कंसीवमेंट के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अब दवाइयों का जो सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है कि जो आदमी इलाज कराने के लिए आया है क्या उसके परिवार में कोई वंशानुगत लक्षण है, गनेरिया, सुजाक या सिफिलिस का। तो उसके हिसाब से फिर हम उससे संबंधित दवा देते हैं। अगर मतलब कोई उसी को जिस आदमी का इलाज चल रहा हो उसको अगर सुजाक हुआ हो, गनेरिया हुआ हो तो मेडोरिनम सल्फर थूजा से उसको गुजारते हैं। अब मेडोरिनम सल्फर थूजा कैसे देते हैं उसको, तो पहला जो संडे होता है उसमें मेडोरिनम 1 ml देते हैं, फिर दूसरा जो संडे होता है उसमें सल्फर 1 ml देते हैं, फिर तीसरा जो संडे होता है उसमें थूजा 1 ml देते हैं। तो सबसे पहले मेरे विचार से
3 संडे तक सिर्फ एक ही दवा दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर जो लक्षण है उस हिसाब से दवा देना चाहिए। अब ये दवा देने के बाद अगर हम देखते हैं कि उसके परिवार में किसी को कॉक्स हुआ है तो फिर आप मेडोनियम सल्फर थूजा नहीं देंगे, तब हम उसको सोरिनम, बेसिलिनम, सिफलिनम देंगे। अगर वो आदमी को सिफिलिस हुआ है तो फिर उसके लिए जो होगा सोरिनम, बेसिलिनम, सिफलिनम होगा। दोनों ही मामले में अगर कॉक्स उसके परिवार में अगर ट्यूबरकुलोसिस अर्थात कॉक्स का इतिहास रहा हो तो भी हम सोरिनम, बेसिलिनम, सिफलिनम या फिर सोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफलिनम से उसको गुजारेंगे। अब पावर की बात करें तो सोरिनम 1 nm में होगा, बेसिलिनम 1 nm में होगा और सिफलिनम भी 1 nm में होगा। डोज की बात करें तो फिर वही जैसे कि हम मेडोनियम सल्फर थूजा के मामले में देख रहे हैं कि पहला जो संडे होगा उसमें सोरिनम देंगे, दूसरा जो संडे होगा उसमें बेसिलिनम देंगे और तीसरा जो संडे होगा उसमें सिफलिनम देंगे। तो ये प्रक्रिया से जो स्पर्म की क्वालिटी है बहुत अच्छी हो जाती है। और कई बार अगर मतलब स्पर्म काउंट भी सही हो और मोटिलिटी भी सही हो और फिर भी कंसीवमेंट नहीं हो रहा हो या कंसीवमेंट के बाद मिसकैरेज हो जा रहा हो, अगर ये इतिहास मिले जेनेरिया का, कॉक्स का या मतलब सिफिलिस का, तो इस हिसाब से दवा का सिलेक्शन होता है और शरीर के बहुत सूक्ष्म दोष का निवारण हो जाता है। अब एक मित्र हमारे पास आए, उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, वो बैंक के उच्चाधिकारी थे। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और फिर वो पूरा कोर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस के दवा का कोर्स होता है 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना, तो उतना कोर्स कर लिया तो फिर अब आप ऐसा क्यों पूछते हैं कि वेदर ही वाज सफरिंग फ्रॉम द कॉक्स और नॉट। तो मैंने कहा कि जो बीमारी होती है आपने दवा दिया, तो दवा जो देने के बाद क्या हुआ कि उसका बीमारी का बैक्टीरिया सब का भी तो मतलब वो टॉक्सिन्स बनता है, मेडिसिन का भी तो टॉक्सिन्स बनता है। तो वो तो बैक्टीरिया को आपने मार दिया, लेकिन उसका जो टॉक्सिन्स बना उसका क्या करेंगे। और अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से देखें, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें, हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें पोटेंशियाइज किया हुआ होता है। दवाई मटेरियल बॉडी नहीं होता है। मटेरियल बॉडी आपको Q पावर की जो दवा है उसमें मटेरियल बॉडी होता है और 6 पावर में जाने पर वो दवा सूक्ष्म हो जाती है और 30 तक जाते जाते तो अति सूक्ष्म फॉर्म में आ जाता है और 1 m 10 m की दवाई तो सिर्फ क्वांटम लेवल में रहता है। तो इसी हिसाब से जो बहुत सूक्ष्म कारण है उसका बहुत ही सूक्ष्म इलाज करके हम पेशेंट को लाभान्वित कराते हैं। अब हम बात करें कि अन्य लक्षण के बारे में, कि जैसे मतलब हमने चर्चा किया कि सबसे पहले हमको वंश का इतिहास लेना चाहिए, फीमेल हिस्ट्री लेना चाहिए। तो अगर व्यक्ति सफ़र हुआ हो तो भी, और व्यक्ति सफ़र ने उसके अलावा उसके परिवार में कोई सफ़र किया हो, उसका पिताजी, उसका चाचा, तो ये इतिहास आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसका दूसरा भी फ़ायदा होता है, आने वाला जो संतान होता है उसमें भी वो जो बीमारी का लक्षण रहता है। एक प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नैस अपने किताब में लिखते हैं कि एक बच्चा का सिर जो है सो बहुत बेडौल था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो फिर उन्होंने हिस्ट्री लिया कि उसके परिवार में लोग जो है उसके टीबी उबी से देहांत हुआ था, तो उन्होंने ट्यूबरकुलिनम एक खुराक दिया और उससे माथा ये हो गया। तो शुरू से ही अगर ये चक्र से गुजार दिया जाए पेशेंट को तो आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको जो मेडिसिन का जो चक्र होता है, त्रिक होता है, उससे गुजार देते हैं और उसके बाद फिर हम लक्षण पर विचार करते हैं। जैसे मतलब शुक्र कीट का कम होना, एंजियोस्पर्मिया का केस है, तो उसमें डेमियाना Q बहुत ही अच्छी दवाई है। उसको हम 25 से 30 बूंद अगर गर्म पानी में भोजन के और नाश्ता के बाद दिन भर दिन में 3 बार, तो लगभग 15 से 20 दिन में ये स्पर्म कीट की जो संख्या है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा भी उसका फ़ायदा मिलता है कि सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया जो होता है कि मतलब
स्नायु की दुर्बलता होता है यौन संबंधी, उसमें भी डेमियाना से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं चिनियम सल्फ, वो भी शुक्र कीट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। फिर है स्ट्रेचिनम, तो अगर मतलब यौन संबंध की इच्छा इतनी प्रबल हो कि स्त्री के शरीर के संपर्क से ही माने इच्छा भड़क उठे, अंडकोश करे पड़ जाए और शुक्र कीट का अभाव हो, तो फिर हम स्ट्रेचिनम देते हैं 30 पावर में। उसके अलावा कोनियम है, वो उसका ग्लैंड पर बहुत अच्छा प्रभाव है। इसमें जो है शुक्र कीट भी तो अंडकोश से ही आते हैं। तो दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि अगर मतलब नपुंसकता के साथ माने शुक्र कीट भी नहीं हो, उत्तेजना की कमी हो, बल्कि एकदम अभाव हो, तो उस केस में हम कोनियम देते हैं। फिर आयोडियम जैसी दवाएं हैं, उसमें जो शुक्र कीट के अभाव के कारण अंडकोश का सूज जाना हो या मतलब कड़ा पड़ जाने के कारण शुक्र कीट का अभाव हो, तो हम आयोडियम देते हैं। तो इस तरह से दवाई की मैंने चर्चा की। ये हो गया मेल इनफर्टिलिटी के मामले में। अब हम चर्चा करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के मामले में जो टॉप दवाएं हैं जिनसे हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही प्रचलित दवाई है सिपिया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सिपिया का जो है फिजिक होना चाहिए, मर्दाना टाइप का चेहरा होना चाहिए, और मतलब जो नाक के नज़दीक में घोड़े के लगाम जैसा मतलब आकृति होनी चाहिए, हाथ पाँव में पानी लगना चाहिए। फिर जो मतलब ये जो फीमेल बॉडी है वो इस हिसाब का होता है कि ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है। जो मतलब नितंब प्रदेश हैं वो मांसल नहीं होता है, वो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता है जो गर्भ को संभाल सके। फिर ल्यूकोडियल डिस्चार्ज होता है, कंस्टिपेशन होता है। तो इसमें सिपिया बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। उसके अलावा है कि बोरेक्स और मर्कसोल, अगर मतलब ऐसा गाढ़ा स्राव होता है और ऐसा मतलब उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा हो जाए कि मतलब वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसमें हम बोरेक्स दे करके बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं पेशेंट को, और फिर कंसीवमेंट हो जाता है। और मतलब पुरुष के बीज संबंधी दोष के कारण गर्भ नहीं रहता हो, तो यौन संबंध से आधा घंटा पहले मर्कसोल 200 की एक मात्रा दे करके देने से बहुत ही फ़ायदा होता है। फिर है कैलकेरिया कार्ब, तो अगर मतलब ये फ्लैट फेवी मतलब मोटा हो, थुलथुल हो और मतलब फेयर हो, गोरी महिला हो, अंडा लाइकिंग हो, पसीना बहुत आता हो, वजन बहुत बढ़ा हुआ हो, तो उसको कैलकेरिया देना चाहिए। या फिर सल्फ़र, पहले सप्ताह में सल्फ़र 1 mg में, दूसरे सप्ताह में कैलकेरिया कार्ब 1 mg में, फिर तीसरे सप्ताह में लाइकोपोडियम 1 mg देना चाहिए। इसी हिसाब से अगर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम एब्सेंट हो तो फिर लाइकोपोडियम 200 और फास्फोरस 200 सुबह शाम दोपहर रात देने से, पर्याय क्रम से देने से 4-4 घंटा के अंतर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत ही विनम्र स्वभाव की महिला हो, पानी का प्यास का अभाव हो और मेंस बहुत कम हो रहा हो, तो पलसिला से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो फिर इस हिसाब से जो हम दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर मतलब यूट्रस की कमजोरी के कारण हो रहा हो और मतलब ल्यूकोडियल डिस्चार्ज हो रहा हो, टेलेटेरिस फेरिनोसा क्यू से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक और बहुत दवा है हेलोनियस